let's start with laws of chemical combination. Compound formation होती है from the elements that is based on the 5 basic laws. वो 5 basic law कौन से हैं? पहला तो law of conservation of mass, दूसरा law of definite proportion और constant composition, फिर law of multiple proportions, then Gay-Lussac's law of gaseous volumes, and last is Avogadro's law. तो ये 5 बेसिक लॉज हैं जो किसके ऊपर बेस है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम एलिमेंट्स. तो जो भी कंपाउंड बनते हैं फ्रॉम एलिमेंट्स दे आर बेस्ड ऑन दीज 5 बेसिक लॉज. so let us start with first one, that is law of conservation of mass. It was proposed by Antoine Lavoisier. लेवोइजर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो मैटर है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मीन्स जो भी मास होता है दैट रिमेन्स सेम, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बट मास रिमेन्स सेम. जैसे मान लिया हमारे पास है कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन. तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो जब ये कंपाउंड्स बनेंगे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एक कार्बन है, दूसरा O2, और ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2. तो इन दिस वे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन इज O2, राइट. सो अब इनके एटॉमिक वेट की बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? इस 12 कार्बन का ना, तो 12 ग्राम. एक मोल कार्बन हो तो उसका जो वेट होता है दैट इज 12 ग्राम. तो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन? यस, इट इज 16. बट क्योंकि डायटॉमिक है तो इसलिए कितना हो जाएगा? 32. तो 32 ग्राम ये. उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 की बात करते हैं. तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन के 32, तो टोटल हो जाएगा 44. तो 44 ग्राम जो है आ जाएगा. तो टोटल मास जो है रिएक्टेंट का दैट इज 44 ग्राम, प्रोडक्ट का भी 44 ग्राम. मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जो मास है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल लेट अस से कि वी हैव 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. उसको हमने हीट किया और उससे मिला 4.4 ग्राम CO2, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड. तो हमें शो करना है कि these observations they are in agreement with law of conservation of mass. So you know calcium carbonate, it will give calcium oxide along with CO2. तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो गिवन है आपको 10 ग्राम, और CO2 का मास जो है और कैल्शियम ऑक्साइड का मास, ये दोनों अगर ऐड कर दें हम तो दैट बिकम्स अगेन 10 ग्राम. इट शोज, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. सो मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. और इन दिस वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन है दे आर इन एग्रीमेंट विद दिस लॉ, so it is proved, right. Now second is law of
definite proportions or law of constant composition. Let us consider water molecule we have from different sources. जैसे मान लिया लेक से हमने वाटर लिया, ओशन से वाटर लिया, ठीक है, और लैब से वाटर लिया. तो चाहे आप लेक से लो, ओशन से लो, चाहे लैब से लो, जो वाटर का जो फॉर्मूला है दैट रिमेन्स H2O. तो उसमें H2 है और O2 से बनाइए. तो बाय वेट देखें हम अगर, तो हाइड्रोजन जो है इसमें 11.11% है और ऑक्सीजन जो है 88.89%. कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? क्योंकि अगर हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ, तो देखो H2O है, तो H2O में जो हाइड्रोजन है वो कितना है? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम. तो 18 ग्राम टोटल है, मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है. उसमें से हाइड्रोजन कितना है? 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 मीन्स इट इज 100/9. तो इन दिस वे इट कम्स आउट टू बी 11.11%. और वैसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. तो इन दिस वे जो बाई वेट परसेंटेज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमने ली. तो कोई भी प्योर कंपाउंड होगा दैट ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट in a definite proportion by weight, and that is its definition. Any pure compound always contain the same elements in a definite proportion by weight, irrespective of source or method of preparation. Okay, तो ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन. और किसने प्रपोज किया था ये? यस, इट वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रोस्ट. तो अ गिवन कंपाउंड जो है ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. जैसे हम एग्जांपल लें अगर H2O, CuO, तो अगर हम प्योर वाटर ऑब्टेन करें फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अभी बताया था रिवर, वेल, सी, दैट ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined together in a ratio 1:8 by mass. तो let us consider, अपने पास ये क्वेश्चन है कि 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड that was reduced by heating in a current of hydrogen or weight of copper that remained was 1.098 ग्राम. और दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर है दैट वाज डिसॉल्व्ड इन द नाइट्रिक एसिड और रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय इग्निशन. तो हमें बताना है कि वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड दैट वाज 1.476 ग्राम. तो शो करना है कि दीज रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज गिवन टू अस 1.375 ग्राम. तो जब इसको हम रिड्यूस करते हैं बाय हीटिंग इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन, तो जो कॉपर का वेट हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू 1.098 ग्राम. ठीक है. तो वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट वी कैन कैलकुलेट. बाकी जो बचेगा 1.375 माइनस 1.098, तो वैल्यू आ जाएगी अपने 0.277 ग्राम. तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है इन CuO, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इनटू 100. तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आएगी
20.14। तो सेम परसेंटेज दूसरे एक्सपेरिमेंट से आनी चाहिए, देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो कॉपर हमने लिया दैट इज 1.179 ग्राम, और जो कॉपर ऑक्साइड बना वो बना 1.476 ग्राम। तो यहां से वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीजन प्रेजेंट, that is equal to 1.476 minus 1.179। तो ये आ गया अपने पास 0.297 ग्राम। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो 0.297 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.476, तो दैट कम्स आउट टू बी 20.12। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज सेम इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स। इस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज प्रूव्ड। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू द थर्ड लॉ, that is law of multiple proportions. According to this law, if two elements combine to form two or more than two compounds, तो जो masses हैं of the one of the elements that combine with the fixed mass of the other element, they are in the ratio of a small whole number. जैसे मैं हाइड्रोजन लूँ और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं दे कैन फॉर्म H2O, और H2O जो है उसमें ऑक्सीजन जो है कितना है 16। वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन कितना है 32। देखो H2 तो दोनों में ही है, मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है ऑक्सीजन की विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इन सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना। तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन जैसे 16 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम, दैट बियर अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो 1:2। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। लेट अस से कि हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 5.93% और अदर में इट इज 11.2%। तो हमें शो करना है कि जो दिस डेटा है दैट इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फर्स्ट कंपाउंड में आपके पास जो हाइड्रोजन है दैट इज 5.93%, तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस दिस, तो दैट इज इक्वल टू 94.07%। फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया अपने पास। वैसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन जो है 11.2%, तो ऑक्सीजन कितना हो गया मीन्स 88.8%। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें जो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन है जो कंबाइन करते हैं विद 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93, तो कितना आएगा इट इज 15.86 पार्ट्स, है ना। क्योंकि 5.93 पार्ट से कितना कंबाइन है 94.07, है ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद 1 पार्ट दैट कम्स आउट टू बी 15.86 पार्ट्स। अब वैसे ही सेकंड कंपाउंड में नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें कितना हो जाएगा 88.8 डिवाइडेड बाई 11.2, तो वो आ गया
अपना 7.9 पार्ट्स, एक में 15.86 पार्ट्स थे पहले कंपाउंड में, दूसरे कंपाउंड में 7.9 पार्ट्स। तो 15.86 और 7.9 पार्ट्स जो हैं उनकी रेशियो क्या आएगी, 2:1। तो रेशियो ऑफ द masses of oxygen that combine with fixed mass 1 part by mass of hydrogen, that is 2:1। तो ये रेशियो बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो है। इसका मतलब गिवन डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, सो नेक्स्ट इज गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड मोल कंसेप्ट। तो गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, तो ये जो लॉ है ना बेटा, इट इज एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली, क्योंकि नाम से क्लियर है, गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, कीप इन माइंड। जब गैसेस होंगी तभी हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे। So when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। जब भी गैसेस कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो सिंपल रेशियो में होंगी बाय वॉल्यूम, बट कंडीशन इज कि दे टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी सेम, है ना। सो नाम ही गेल-यूसेक्स लॉ है, तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गेल-यूसेक्स। नाउ इसका मतलब 100 ml हाइड्रोजन है जो कंबाइन करे 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। तो हाइड्रोजन 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml एंड वाटर 100 ml। 2H2 प्लस O2 होगा ना, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2H2O मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टुगेदर बेयर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। तो इस तरह से मतलब H2 है ना, H2 मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड गिव अगेन 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। Now come to the Dalton's atomic theory. So according to Dalton's atomic theory, matter consists of indivisible particles. Indivisible मतलब which cannot be divided further. तो मैटर उसके डेल्टन्स के अकॉर्डिंग मैटर जो है उसमें इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिनको हम बोलते हैं एटम्स। और जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। तो जितने भी एटम्स होते हैं ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हों तो उनकी आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होंगी अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स, है ना। और कंपाउंड्स जो बनते हैं कब बनते हैं, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। और केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करते हैं, रीअरेंजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। और जो आपने बोला एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ कम टू द एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। जो भी अपने पास जो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का जो स्केल है प्रेजेंट में, दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 आइसोटोप। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स 1 एटम ऑफ द एलिमेंट हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और एटॉमिक मास यूनिट को लिखते हैं शॉर्ट में हम AMU। तो 1 AMU जो है दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
अब AMU को नाउ डेज इट इज रिप्लेस्ड बाय U, यूनिफाइड मास बोलते हैं हम ना। AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्मॉल u और उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो एग्जांपल ले लें, जैसे 1 हाइड्रोजन एटम है, वो उसका कितना होता है वेट, 1.008। तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन एटम इज 1.008 टाइम्स हैवियर देन AMU। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.008। तो एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं हम, अगर आइसोटोप्स हों किसी गिवन एलिमेंट के, तो एवरेज मासेस जो हैं ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, उनको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, सुमेशन लेते हैं आइसोटोपिक मास और उसके परसेंटेज, रिलेटिव अबंडेंस, और डिवाइड कर देते हैं बाई 100, तो आ जाता है एवरेज एटॉमिक। जैसे आइसोटोप और उनकी रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं हम, और एटॉमिक मास, जैसे कार्बन 12 है, तो उसमें कार्बन 12 का जो अबंडेंस होता है 98.892 होता है ना, इसलिए हम उसका एटॉमिक मास लगभग कितना लेते हैं, 12। कार्बन 13 जो है उसकी अबंडेंस होती है 1.108, ठीक है। C14 2 इंटू, मतलब रेयर होता है वो, ट्रेस एलिमेंट होता है ये C14 है ना। आपको पता है C14 जो है वो रेडियो एक्टिव भी होता है, और उसका एटॉमिक मास होता है 14.00317। तो ये जो ऊपर का जितने डेटा आया अपने पास, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, 98.892 इंटू 12, 1.108 इंटू 13.00335, और 2 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 14.00317 डिवाइडेड बाई 100। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 12.011 यूनिफाइड मास। तो इट इज वेरी क्लोज टू 12। इस तरह से वी कैन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। उसके अलावा हम जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, ये भी बुक में दिया है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो इसको भी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर रिलेटिव रेशियो दी हो 35 इंटू 3, 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 है ना। परसेंटेज दी हो तो ऐसा लिखा होगा 75% टू 25%। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। तो राउंड अबाउट वैल्यू कम्स आउट टू बी 35.5 समथिंग, 35.4748 आता है। तो राउंड अबाउट इट इज 35.5। So in this way we can calculate average atomic mass. Now next part is mole concept. तो मोल कंसेप्ट में ये नंबर जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो है इसको हम बोलते हैं केमिस्ट डजन। जैसे 1 मोल जो है उसमें इतने पार्टिकल होंगे, जैसे 1 डजन में कितने होते हैं, 12, 1 ग्रोस में 144। वैसे ही एवोगैड्रोज नंबर अगर कोई बोले उसमें कितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं, तो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, वट एवर इट इज, राइट। टू मोल्स होंगे तो क्या हो जाएंगे, डबल, 12.044। हाफ मोल होंगे
तो उसका हाफ हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया मोल और नंबर में रिलेशन। एक मोल के कितने नंबर होते हैं वो ये आगे, वैसे ही मोल और मास में रिलेशन निकालते हैं। तो एक मोल जो है उसमें मास कितना होता है एटम के केस में और मॉलिक्यूल के केस में। जैसे एटम है कार्बन, एक मोल कार्बन एटम तो 12 ग्राम, सोडियम एटम 23 ग्राम। वैसे मॉलिक्यूल की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, अमोनिया 14 + 3 17 ग्राम। जैसे हमारे पास है मान लिया 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो कितने मोल्स के बराबर हुआ ये? 12 ग्राम जो है वो एक मोल होता है ना, तो 22 मोल होगा, इट इज 2 मोल्स। वैसे ही 23 ग्राम जो है वो होता है 1 मोल ऑफ सोडियम। तो 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम एटम कितने मोल होंगे? 23 ग्राम इज 1 मोल, तो 11.5 ग्राम इज हाफ मोल, 0.5 मोल्स। वैसे ही 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज 1 मोल, 2 मोल्स। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया 1 मोल, तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया 2 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी एटम के, तो दैट इज या मॉलिक्यूल के, तो मास, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12, मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23, मोलर मास ऑफ CO2 44, मोलर मास ऑफ अमोनिया 17। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। नाउ मोल कंसेप्ट में मोल और वॉल्यूम में रिलेशन। तो 1 मोल जो होता है बेटा दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP और NTP। ये डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? इट इज लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, याद रखना। 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो ये STP और NTP क्या है? STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और जो प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इज 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स पास्कल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस होगी तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा उसका? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। किस पे? एट STP। 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, बोलो एट STP कितना? 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? इट इज 67.2 डेसीमीटर क्यूब अगेन एट STP। वैसे ही 0.5 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, uh, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, इट इज 11.2 डेसीमीटर क्यूब एट STP, राइट। तो इन दिस वे हमने तीनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया मोल कंसेप्ट का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मोल अगर हम उसको
नंबर में देखें, मास में देखें और वॉल्यूम में देखें, तो 3 रिलेशन किए। नंबर के अकॉर्डिंग क्या था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, और उसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। वैसे ही मास की बात करें तो मास या तो एटम का होगा या मॉलिक्यूल का। तो एटम की बात करें तो कार्बन जैसे 12 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम। वैसे ही मॉलिक्यूल की बात करें CO2 44 ग्राम, अमोनिया 17 ग्राम। वैसे वॉल्यूम की बात करते हैं अब, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP और NTP। ये जो है सारे ना, इनको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। वो एटम के केस में क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के केस में उनको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नाम से क्लियर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, या ग्राम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर GMM मतलब मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब अगर यही दिया हो ना, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास दिया 12U, तो दैट इज मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स? Yes, it is mass of one atom, one carbon atom, right? Mass of one carbon atom। और वहीं अगर लिखा हो 12 ग्राम, तो वैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। गुड। तो इंटर कन्वर्जन करें हम अगर, तो 1 मोल को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर 1 मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई इट बाई एवोगैड्रोस नंबर, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से, डिपेंडिंग अपॉन कि एटम्स दिए हैं कि मॉलिक्यूल दिए। वैसे अगर मोल को हमें कन्वर्ट करना हो वॉल्यूम में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 लीटर, है ना, कब, एट STP 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और अगर हमें उल्टा करना हो, एवोगैड्रो नंबर से नंबर को डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएंगे। एटॉमिक वेट, मास को हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो भी मोल आ जाएंगे। और अगर हम वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, अगेन वी गेट मोल। तो ये ओवरऑल आ गया अपने पास। मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल से वॉल्यूम आ जाएगा, मोल से नंबर आ जाएंगे, मोल से मास आ जाएगा। और अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर से मोल आ जाएंगे, मास से मोल आ जाएंगे, वॉल्यूम से मोल आ जाएंगे। नाउ नंबर जो है, इट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना, या गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। वैसे ही गिवन वॉल्यूम तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट STP और NTP। 1 मोल तो ग्राम में क्या आएगा, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। एटम्स मॉलिक्यूलर आयंस में क्या आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 और 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP। नाउ एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, और 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब एट STP।
फॉर्मूला मास। सो फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड्स, जैसे NaCl है, सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो है क्या होता है, क्लस्टर ऑफ आयंस होते हैं, इंडिपेंडेंट आयन पेयर नहीं होते। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, एक्चुअली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं ना क्लस्टर में, मतलब वो इंडिपेंडेंट आयन पेयर नहीं होता। जैसे मान लिया हमारे पास H2O है, तो H2O तो वाटर, मतलब H2O में हमने मान लिया ग्लूकोज डाल दिया ना, तो ग्लूकोज C6H12O6 वो एक यूनिट ही रहेगा इवन इन ग्लूकोज, इन वाटर, राइट। बट वहीं पे अगर वाटर में आप NaCl डालते हो ना, तो क्या होगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, मतलब वो आयन पेयर में नहीं रहेगा, वो अलग अलग हो जाएंगे ना। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें 1 Na प्लस जो है दैट इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, और जो वैसे ही क्लोराइड आयन के अराउंड 6 Na प्लस होते हैं, है ना। बट जो NaCl का फॉर्मूला मास है उसको हम यूज करते हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर मास जो है नहीं होता है एक्चुअली NaCl। अगर NaCl को पानी में डालेंगे तो वो NaCl रहेगा ही नहीं, वो तो अलग अलग हो जाएंगे Na प्लस और Cl नेगेटिव। इसलिए हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि फॉर्मूला जो है सोडियम क्लोराइड का वो Na और Cl है ना। तो फॉर्मूला मास जो है सोडियम क्लोराइड का दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो है 23 और एटॉमिक क्लोरीन का कितना है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5। चलो, बोरोन के दो आइसोटोप हैं B10 और B11, उनकी रिलेटिव एबंडेंस वी हैव 20% एंड 80%। तो एटॉमिक मास जो एटॉमिक वेट है बोरोन का कितना होगा, यस, व्हाट इज एटॉमिक मास बोरोन। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक वेट इज रिलेटिव जो इसका आइसोटोपिक मास है कितना परसेंट है 20, 11 का कितना 80 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा 200 प्लस 880 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स कितना हो गया 1080 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 10.8 आंसर आएगा बेटा 10.8। द मास नंबर्स ऑफ टू आइसोटोप्स वो हैं 20 एंड 21। तो अगर एवरेज एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का 20.2 है, तो व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप विद मास नंबर 20। तो कैसे करेंगे इसको, लेट अस से कि एक का है x, ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा x इंटू 20 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 21 divided by 100 and the value comes out to be 20.2. So 20x plus 2100 minus 21x divided by 100 that is equal to 20.2। तो यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2100 दैट इज इक्वल टू 20.2 इंटू 100, राइट। तो इसका मतलब कि माइनस एक्स प्लस 2100 इज इक्वल टू 2020। तो माइनस एक्स इक्वल टू 2020 माइनस 2100 दैट इज माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 80। तो x इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स जो आइसोटोप मास नंबर 20 है वो आ जाएगा 80, राइट।
क्वेश्चन है नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक मास है 14 एंड 15. तो एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन 14.0067. सो व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंसेस ऑफ द 2 आइसोटोप्स. तो वैसे ही करना है आपको कि एक की परसेंटेज सपोज कर लो x है N14 की, तो N15 की कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स. तो एवरेज एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू x इंटू 14, 100 माइनस एक्स इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100. तो ये जो वैल्यू है टोटल दैट इज इक्वल टू गिवन है 14.0067. तो यहां से x की वैल्यू भी कैन कैलकुलेट. वैल्यू आ जाएगी 99.33. तो एबंडेंसेस ऑफ N14 आइसोटोप जो है 99.33% है ना, और N15 की आइसोटोप की हो जाएगी 0.67%. एवोगाड्रोस लॉ और ग्राम एटॉमिक वेट्स में एटॉमिसिटी की बात करते हैं. तो जैसे मान लिया हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. तो HCl के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए हमें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो H2 प्लस Cl2 टू गिव HCl गैस. तो रिएक्शन इज इट बैलेंस्ड, सो इट इज नॉट बैलेंस्ड. तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2, है ना. अकॉर्डिंग टू गेल-साइक्स लॉ क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 react with 1 molecule of Cl2 to give 2 molecules of HCl. और अगर हम डिवाइड कर दें बाई 2 तो वी गेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 react with half molecule of Cl2 to give 1 molecule of HCl. तो half molecule of hydrogen means how many atoms? Half molecule of hydrogen molecule means 1 atom. वैसे ही हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मीन्स हाउ मेनी एटम्स, अगेन 1. तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ क्लोरीन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl मीन्स हाउ मेनी एटम्स, 2 बेटा, 1 हाइड्रोजन एंड 1 Cl. तो इसका मतलब एटॉमिसिटी जो है वो क्या हुई, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट और सब्सटेंस. जैसे हमने लिया नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल दैट कुड बी 1. जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, हीलियम है, कॉपर है, वो क्या होंगे मोनो एटॉमिक, मतलब उनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई 1. हाँ, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कुड बी 2. जैसे O2 है, N2 है, Cl2 है, तो उनको क्या बोलेंगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कुड बी 3. जैसे O3 है, क्या बोलेंगे इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कुड बी 4. जैसे P4 है तो टेट्राएटॉमिक. तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल दैट कुड बी मोर देन 4. तो एग्जांपल दे सकते हो S8, राइट. तो क्या होगा पॉलीएटॉमिक. ऑक्टा एटॉमिक है मतलब इट इज पॉलीएटॉमिक. एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं हम कि लेट अस कंसीडर कि वी हैव 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया, 10 लीटर अमोनिया है एट STP. तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनका हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा. एक तो वॉल्यूम और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. और आपको पता है कि 1 मोल जो है कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है एट STP. अभी बताया था 22.4. 1 मोल इज 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब एट STP.
और वैसे ही 1 मोल कितने मॉलिक्यूल के बराबर होता है? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्लियर हो गया कि 1 मोल जो है उसमें इतने वॉल्यूम होता है उसका एट एसटीपी, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन हमें चाहिए। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अब हमारे पास है 10 डेसीमीटर क्यूब, है ना, ऊपर आप लिख देना एट एसटीपी। 10 डेसीमीटर क्यूब जो है एट एसटीपी, तो कितना हो जाएगा? 6.022, मान लिया एक्स मॉलिक्यूल्स है, तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10, तो आ जाएगा 2.688 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इससे क्लियर हो गया कि 10 डेसीमीटर क्यूब जो है ऑफ अमोनिया हैज 2.688 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया कहाँ पे? एट एसटीपी। 10 डेसीमीटर क्यूब पहले अमोनिया लिया था, अब हमने लिया ब्यूटेन, और कैलकुलेट करना है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन। अब कौन कौन से यूनिट्स में रिलेशन चाहिए? सेम वही 2 यूनिट, वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब और नंबर, है ना, और मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिलेशन चाहिए। सेम रिलेशन आएगा, 1 मोल उतने ही 1 मोल उतने मॉलिक्यूल्स। तो 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, सेम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और 10 डेसीमीटर क्यूब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, चाहे अमोनिया था या ब्यूटेन था, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए 10 डेसीमीटर क्यूब में सेम आए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर जो है उसके लिए लेट अस कंसीडर कि 1 कार्बन एटम है। ठीक है, तो 1 कार्बन एटम जो होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 6, न्यूट्रॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। पर मास में कौन कंट्रीब्यूट करता है ना, बट किसका मास नेग्लिजिबल होता है इनमें से? बेटा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है दैट हैज नेग्लिजिबल मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और वो मेन जो है मास वहीं होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन का जैसे होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। ये प्रोटॉन का मास, ये न्यूट्रॉन का, मतलब न्यूट्रॉन इज समबट हैवियर, थोड़ा सा हैवियर होता है। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, बहुत कम हो गया ना उससे, इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास। तो इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं यहाँ से, तो बचे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 2 बचे, और टोटल हो गया 12। सो वेट ऑफ 1 कार्बन एटम जो है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वेट ऑफ ईच पार्टिकल। तो 12 इंटू एक पार्टिकल का वेट पड़ा था ना, पीछे पड़ा था वो 1 AMU, 1.66 इंटू, देखा ना
प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन हैज सेम मास, ऑलमोस्ट सेम मास, देखो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, तो इसलिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गया, तो आया 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसका मतलब मास ऑफ वन कार्बन एटम दैट इज 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो एटॉमिक मास जो है कार्बन का दैट इज 12 ग्राम। कैसे आता है कि हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं प्रेजेंट इन 12 ग्राम। देखो एक एटम का मास पता है हमें, तो एटम्स 12 ग्राम में कितने हैं, तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन कार्बन एटम। कार्बन का मास है 12 और एक एटम का मास है 1.992 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एंड दिस इज एवोगैड्रोज नंबर, है ना। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि एक जो मोल है, आपको पता है ये कितना है, एक मोल, तो एक मोल कार्बन जो है उसका मास होता है 12 ग्राम। मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम, और इसलिए इसको हम मोलर मास भी बोलते हैं। तो मोलर मास का मतलब ये है मास ऑफ वन मोल, और क्या बोल सकते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जैसे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम्स। तो एटॉमिक वेट की डेफिनेशन बोलनी हो तो इट इज वेट ऑफ कितना, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वन मोल का वेट ना। तो वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम दैट इज 1.008 AMU, that is 1.008 into 1.66 into 10⁻⁻23 gram, or we can say 1 upon Avogadro's number. So AMU is used to express weight of one atom. So weight of Avogadro's number of hydrogen atoms that is equal to 1.008 into 1 upon n naught into n naught means 1.008, और ये आंसर आएगा इन ग्राम, राइट, क्योंकि 1 AMU जो है ना दैट इज 1 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ग्राम। ग्राम एटम अगर कभी लिखा हो 1 ग्राम एटम तो मीन्स वो उसका मास 1 मोल ही है, वो 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल। तो ग्राम एटॉमिक वेट होता है, जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। वैसे मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, इट इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे हमने लिया मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास मीथेन का, मीथेन होता है CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन का होता है 12.011 और हाइड्रोजन का 1.008, एग्जैक्ट वैल्यू ली हुई है, तो इट इज 16.043 AMU। तो AMU इज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन। तो जब आप करोगे ना तो आप 12.011 को राउंड अबाउट कितना ले लोगे, 12,
1.008 को राउंड अबाउट 1 और इट इज़ 16 ओनली। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास जो है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड अबाउट 180 AMU। और अगर हम इसको ग्राम पर मोल में लिखते हैं 1 AMU इज 180 ग्राम पर मोल, वो पर एटम है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो कोई ऑक्सीजन में कितने होते हैं? O2 होता है 32 ग्राम। वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूल, तो जस्ट लाइक ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम। नाउ मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। तो 1 मोल जो है ना, क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? एवोगाड्रोस नंबर, और as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of the C12 isotope. So 1 mole of a substance always contain 6 into 10 raised by 23 particles, that is atoms or molecules. So number of entities in 1 mole जो है that is Avogadro number, और mass of 1 mole of a substance expressed in grams is called as its molar mass। और molar mass जो है is numerically equal to atomic और molecular और formula mass in U। और molar mass is numerically equal to atomic mass, molecular mass और formula mass। इन ग्राम लिखें कि molar mass है, मतलब mass of 1 mole है ना। तो molar mass of water is 18.02 gram, molecular mass of water is 18.02 AMU, molar mass of sodium chloride 58.5 gram, और molecular mass of sodium chloride that is 58.5 AMU। देखो मोलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास को वी कैन एक्सप्रेस इन बोथ। अगर इसमें लिखते हैं तो हम लिखेंगे 18.02 ग्राम पर मोल। वैसे मोलर वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? 22.4 लीटर में इट इज़ 22.7 लीटर, क्योंकि अभी जो STP है उसका जो टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, बट प्रेशर जो है अब 1 बार लेते हैं हम स्टैंडर्ड। बट एक्चुअल में पुराने जितना भी चल रहा है लेट, तो वो 22.4 से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चंस, इसलिए अभी भी 1 एटमॉस्फेयर से ही चलाते हैं हम प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 44 ग्राम ऑफ CO2 at STP, that is 22.4 लीटर। ओके, तो दैट्स इट, इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट करवाऊंगा, जो कि एक्चुअली बुक कवर नहीं करती है हमारी टेक्स्ट बुक NCERT, बट कंपटीशन में समटाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड